हाइस्ट ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में लगातार बारिश हो रही है। 2-3 दिन से लगातार बारिश होने का परिणाम ये हुआ है कि यहाँ का मौसम काफी सुहावना हो गया, काफी ठंडा हो गया है और बड़ी सुकून देने वाली ये मौसम है। लेकिन राजनीतिक मौसम के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। राजनीति का पारा प्रतिदिन चढ़ता ही जा रहा है और खास करके जो विधानसभा का सत्र खत्म हुआ है उसके बाद तो बयानबाजी का दौर दोनों पक्षों से, चाहे वो इंडिया अलायंस के लोग हों या फिर एनडीए के या भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है और जम के हो रही है और होना भी चाहिए, क्योंकि अब चुनाव सिर्फ 2-3 महीने बाकी है। तो अब अगर बयानबाजी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और वीर तो इसी मौके की तलाश में रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जो विधानसभा का सत्र खत्म हुआ है उसके अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत बाबू ने कुछ बयान दिए हैं। बयान तो उन्होंने बहुत सारे दिए हैं, लेकिन कुछ बयान जो है वो खटकता है। खटकता इसलिए है दोस्तों कि झारखंड भारत के अन्य राज्यों की तरह एक राज्य है, ये देश नहीं है। यहां पर अभी भी मुख्यमंत्री ही राज्य को चलाता है। अभी यहाँ पे प्रधानमंत्री बनने की परंपरा प्रारंभ नहीं हुई है। लेकिन जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दों पर, बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पे जिस प्रकार से उसने प्रत्येक भारतीय जो गैर आदिवासी है उसकी तुलना बांग्लादेशी घुसपैठियों से कर डाली। आज हमारे राज्य में अगर ये डेमोग्राफी की बात करते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करते हैं और जाकर के साहिबगंज, पाकुड़ और संथाल परगना में भाषण देते हैं, तो पूछिए इनसे कि रांची में पॉपुलेशन किनके वजह से बढ़ा है, धनबाद में किसके वजह से बढ़ा है, जमशेदपुर में किसके वजह से बढ़ा है, बोकारो में किसके वजह से बढ़ा है। अध्यक्ष महोदय क्या बात कर, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हेमंत बाबू को इससे बचना चाहिए था। दरअसल इस तरह के बयानबाजी की शुरुआत जो है कांग्रेस की एक एमएलए, फर्स्ट टाइम एमएलए है, बंधु तिर्की की बेटी है, जो क्या है नेहा शिल्पी या शिल्पी नेहा तिर्की, जो भी नाम है। तो सबसे पहले इस तरह की बयानबाजी इस एमएलए ने दी। उसने कहा कि देखो भाई, रांची का जो है पॉपुलर डेमोग्राफी चेंज हो गया, बोकारो का चेंज हो गया, जमशेदपुर का चेंज हो गया। मैंने इन लोगों को क्या इतनी बेसिक समझ भी नहीं है? क्या भारतीय और गैर भारतीय में डिफ्रेंशिएट कर सकें? या फिर जानबूझकर, सरालपूर्ण ढंग से जानबूझकर चुनाव से पहले यह बयान दिया गया है। और यह बयान इसलिए दिया गया है क्योंकि किसी प्रकार से आदिवासी वोटर्स जो हैं उनको गोलबंद किया जाए, उनको जो है ये कह करके कि देखो ये जो बिहारी हैं, बंगाली हैं, उड़िया हैं, ये लोग आ करके तुम्हारा जमीन, तुम्हारी संपत्ति सबके सब हड़प रहा है। लेकिन ये आज से तो हो नहीं रहा है। पिछले 70 साल से जब झारखंड में, और 70 साल क्यों कहें दोस्तों, अंग्रेजों के समय से, देखिए झारखंड का जो क्षेत्र आज जिसको आप झारखंड कहते हैं, ये उपेक्षित प्रदेश था, ये वनों से आच्छादित था, कोई यहाँ पे आना नहीं चाहता था। जब अंग्रेजों ने यहाँ पे सर्वे करके ये पता किया कि यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, खनिज हैं, तो स्वाभाविक है जब मिनरल्स है तो उसकी खुदाई की जाएगी, और जब खुदाई की जाएगी तो उसके लिए बहुत सारे कल कारखाने भी लगाए जाएंगे। तो जब कल कारखाने लगाए जाएंगे तो स्वाभाविक है कि लोग वहां काम करने के लिए आएंगे। वो यहाँ पर जो भी काम करने के लिए आया था या आ रहा है वो भारतीय है, और उसको भारतीय संविधान, जिसका इंडिया अलायंस आजकल संविधान लेके घूमते फिरते हैं, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि भारत का हर नागरिक देश के किसी भी भाग में जाकर रह सकता है, घर बना सकता है, नौकरी कर सकता है या और भी कुछ कर सकता है, सिवाय शेड्यूल्ड एरिया के। ये सही बात है कि झारखंड में बहुत सारा हिस्सा जो शेड्यूल्ड एरिया है, और यहां पर यह सही बात है कि सेंधमारी हुई है, लेकिन इसकी जिम्मेवारी किसके पास है? कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा? यहां पर हमेशा ही राजनेता, जो सबसे पहले नेहरू जी के टाइम में अमेंडमेंट किया गया कि आप सार्वजनिक उपयोग के लिए
या कल कारखानाओं के लिए कहीं भी शेड्यूल्ड एरिया में भी जमीन ली जा सकती है। ये नेहरू जी के टाइम में हो गया था, तो आप नेहरू को क्यों नहीं इसके लिए दोषी ठहराते हैं? आप तो नेहरू का गुणगान करते फिरते हैं, नेहरू ने ये किया, नेहरू ने वो किया, उसने ये पंचशील के सिद्धांत लाए आदिवासी विकास के लिए, नेहरू ने किया। लेकिन नेहरू ने साथ में ये भी तो किया कि आप शेड्यूल्ड एरिया में जाकर के वहां पर जमीन लेकर के, सार्वजनिक उपयोग के लिए जमीन लेकर के आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आप उस पर क्यों नहीं दोषारोपण करते हैं? और सबसे मुख्य चीज है कि झारखंड का जब से निर्माण हुआ, यही शिकायत रही थी कि यहाँ पर जो आदिवासीपन खत्म होता जा रहा है, जो आदिवासी आइडेंटिटी है वो खत्म होता जा रहा है। तो इसी के लिए तो इस राज्य का निर्माण हुआ। तो इस राज्य के निर्माण के पश्चात जो आज के शासक हैं या इनके पूर्ववर्ती शासक थे, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या किया? यहां पर 2003 के पश्चात 32 का खतियान को मुद्दा बनाया गया। सबसे पहले इसको बाबूलाल मरांडी ने बुलाने की कोशिश की। इसमें उस समय इनकी सहायता बंधु तिर्की और चमरा लिंडा, जो आज भी विधायक हैं, उन्होंने किया। और इन्होंने पूरे राजधानी को में हिंसा करने की कोशिश की। उस हिंसा में 6 आदिवासी लड़के मर गए। वो इनके घरों के बच्चे नहीं थे, इनका काम तो सिर्फ उकसाना था। वो 6 आदिवासी युवा जो इसमें मारे गए, कोई आज उसकी सुधि लेने वाला है? कुछ दिन पहले समाचार आया था कि उसकी मूर्ति लगावेंगे। अरे कभी उसके परिवार के लिए कुछ किए या कर रहे हो? तो ये 32 उसके बाद लगा था कि सॉल्व हो जाएगा समस्या, आप स्थानीयता की समस्या को सॉल्व कर देंगे। लेकिन ये समस्या सॉल्व नहीं हुआ। इसके पीछे दोस्तों कुछ कारण है। कारण यह कि 32 में जो लैंड सेटलमेंट हुआ था वो सिर्फ रांची, लोहरदगा, गुमला और जिसके आसपास के इलाके यहीं पे हुआ था। यहां से आप 30-32 किलोमीटर दूर जाइए, रामगढ़ में उस 32 के खतियान में नहीं आता है। 32 में वहां पे लैंड सेटलमेंट नहीं हुआ था। और जो पूरा हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, ये जो पूरा इलाका ये 32 में नहीं आता है। 1932 के खतियान से इसका कोई लेना देना नहीं। इसी प्रकार से जो कोल्हान प्रदेश है, जो कोल्हान क्षेत्र है, वहां पर भी जो है 32 के खतियान से कोई लेना देना नहीं है। इन सब जगहों पर लास्ट सेटलमेंट हुआ। अगर आप स्थानीयता की नीति तय करना चाहते हैं तो 32 से कहीं, जो अभी आप कहते हैं ना 32 के बाद, जो 32 के बाद नहीं, हजारीबाग में 60-65 हो जाएगा, इसी तरह से कोल्हान में 60-65 हो जाएगा 1960-65 में। तो आप आखिर स्वाभाविक है कि 32 पे तो आप टिके रह नहीं सकते, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। क्योंकि ये 3-4 रांची और इसके अगल बगल के जो जिले हैं, अभी जिले ये पहले रांची का ही हिस्सा हुआ करते थे, इनको अगर आप माइनस कर दीजिए तो आखिर अन्य जगहों पर आप 32 के खतियान से कैसे काम चलाएंगे? तो स्वाभाविक है कि आप उसको डेट को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसी के साथ में बहुत सारे लोग जो यहाँ पर 32 से भी पहले से रह रहे हैं, यहाँ पे कार्य कर रहे थे, उन्होंने जमीन नहीं खरीदा। उनको ये समझ में ही नहीं आया था कि भैया एक दिन ऐसा भी आएगा कि यहाँ पे स्थानीयता की नीति जो है वो तय होगी 32 के खतियान से। इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, तो उन लोगों ने जमीन नहीं ली। अब वो कहां जाएं? लेकिन इसके बारे में चूंकि राजनीति चमकानी है, कोई भी और किसी भी दल का नेता कभी इसको बात करना नहीं चाहता, इस पर बात ही करना नहीं चाहता है। इसके साथ ही दोस्तों एक और जो मामला इस अंतिम सत्र में हेमंत बाबू ने उठाया, दोस्तों उन्होंने क्या मुद्दा उठाया उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आज यहां पे एक राजनीतिक शक्ति है, उसका जातीय आधार क्या है। स्वाभाविक है कि आदिवासी हैं, उसके साथ में जो कुर्मी हैं और फिर मुसलमान, ये 3 ही इनके मुख्य जो इनका जो जातीय आधार है झारखंड मुक्ति मोर्चा को, वो सिर्फ ये 3 है। अब ये कुर्मी जो है बहुत दिनों से, ये आज से नहीं वर्षों से ये लोग भी ये मांग कर रहे हैं कि उनको भी आदिवासी घोषित किया जाए, उनको भी शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल किया जाए। और ये मांग सिर्फ झारखंड में नहीं हो रही है, झारखंड से सटे जो पश्चिमी बंगाल का इलाका है वहां भी ये मांग काफी दिनों से हो रही है। और ये मांग बीच बीच में उठती है और फिर काफी भयावह रूप लेती है, पता नहीं फिर कौन सा आश्वासन इनको मिल जाता है, फिर ये शांत हो जाते हैं। जो अभी आप झारखंडी भाषाई खतियानी संघर्ष समिति जो है, ये वेस्ट बंगाल में जब कुर्मियों को जनजाति में शामिल करने की बात हो रही थी तो ये लोग उसका सपोर्ट करते थे और ये काफी वहां पे चला। लेकिन ममता बनर्जी ने कुछ माना नहीं, और ममता बनर्जी बहुत चालाक है, वो क्या करेंगे, ठीक है भैया तुम्हारा करके देखो, हम सेंटर को भेज दिए।
ये तुम लोग अब शांत हो जाओ। यही हर राजनेता, हर राजनीतिक दल यही पैंतरा अपनाती है, और यहां पर तो वो पैंतरा भी नहीं अपनाई जा रही है। यहां पर तो हेमंत सोरेन ने क्या कहा है विधानसभा में, वो पहले सुन लीजिए। अभी लंबोदर जी बोल रहे हैं कि हमको आदिवासी में शामिल करो, हमको आदिवासी में शामिल करो। यहाँ तो आदिवासियों का हालत खराब है, ये हम लोगों का तो कोई आज धर्म कोड नहीं मिला, हम कहाँ जाए, ये हमारी स्थिति बड़ी है, वो और मध्य पर घुसने जा रहे हैं, कहाँ जाइएगा। अब इस तरह की अभद्रता की उम्मीद कम से कम हेमंत सोरेन से नहीं की जा सकती। उनके कोई छुटभइये नेता, जिला प्रखंड स्तर का नेता अगर इस तरह की बातें करता है, उनका विधायक भी इस तरह की बातें करता है, तब भी समझ में आता है। लेकिन आप एक राज्य के मुखिया हैं, आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए, और आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि लंबोदर महतो जो हैं, वो गोमिया के विधायक हैं, उन्होंने जो मांग की, ये मांग कोई पहली बार थोड़ी ना हुई है, ये मांग तो बरसों से चली आ रही है, लेकिन ये नागवार गुजरा। अब ये किसी चतुर नेता का बयान तो नहीं हो सकता है। हेमंत सोरेन वैसे चतुर हैं, लेकिन ये चतुर नेता का बयान नहीं, ये उस नेता का बयान है जो चारों तरफ से दबाव महसूस कर रहा है। ये अकबका गया है, इसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमको क्या करना चाहिए। नहीं तो आप अपने जो आपका कोर वोट बैंक है, उसके खिलाफ आप इस तरह की बातें करेंगे, और जो कोर वोटर है वो इस तरह की बातें सुनकर आपको बर्दाश्त करेगा, या आने वाले चुनाव आपको वोट देगा, या आप उम्मीद करते हैं आप किसी को गाली दें, ये गाली से लिखा शब्द है, और फिर आप उम्मीद करें कि वो हमको वोट देगा। तो हेमंत बाबू आज के तारीख में इन दो बयानों के बाद, क्योंकि ये दोनों बयान वो संवैधानिक पद पर रहते हुए दे रहे हैं कि जो यहाँ पे गैर आदिवासी हैं वो सब, उसकी तुलना आप जो सो बांग्लादेशियों से कर दें। बांग्लादेशियों के आप सूद नहीं ले रहे हैं। और सोचिए कि आज ही आईबी का इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक रिपोर्ट आया है, उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि बांग्लादेशी बहुत ही संगठित तरीके से, जो पूरा संथाल रीजन में, उसमें कुछ संगठन काम कर रहे हैं, जिसमें से कुछ उनको वहां से लाता है, कुछ उन लोगों को यहाँ पे ठहराता है, कुछ उनके खाने पीने की व्यवस्था करता है, और कुछ उनके लिए जो यहाँ पे सरकारी कागजात हैं, आधार है, वोटर कार्ड है, इन सब की व्यवस्था करता है। पूरे बहुत ही प्लान्ड वे में एक ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है। ये आपका आईबी, आपके ही सरकार का आईबी ये रिपोर्ट दे रहा है, और आप जैसे यहाँ पे पूरे देशवासियों की तुलना बांग्लादेशी घुसपैठियों से कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और चक्कर ये है कि हेमंत सोरेन ऐसा बयान दे क्यों रहे हैं? प्रश्न ये उठता है कि ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? दरअसल दोस्तों, जब से ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मी हैं, अनुबंधकारी जो कर्मचारी हैं, उन लोगों ने जब से आंदोलन चालू किया, और आज के तारीख में कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसका कर्मचारी या तो आंदोलनरत है या आंदोलन करने वाला है। सब कोई पूरा, क्योंकि आपने सबसे वादा तो किया। भारतीय जनता पार्टी इनसे विधानसभा में क्या मांग कर रही थी कि भाई आपने जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें से आप उसको पढ़ के बताइए कि आपने किन घोषणाओं को, किन वादों को पूरा किया है। ये कोई भी राजनीतिक दल के लिए संभव नहीं है, लेकिन हर राजनीतिक दल कम से कम जो घोषणाएं करती है उसका 50-60% तो पूरा करती है। यहां तो सिफर है मामला, यहां तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। अगर इनके खाते में कुछ जाता है तो एक है सर्वजन पेंशन, उसका मैया योजना, जो महिलाओं को 1-1 हजार रुपए देने की बात हो रही, पता नहीं है कितना सफल होगा। और जब तक ये योजना जमीन पर उतारी जाएगी, कहीं उससे पहले चुनाव की घोषणा ना हो जाए, तो कम से कम ये चुनाव प्रचार के दौरान ये तो कहेंगे कि देखो मैंने किया था। इनके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं किया है, और जो था उसको बिगाड़ भी दिया है। और सिर्फ इन्होंने आप वादों पे सरकार में एक बार तो आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों कहावत है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। अब हेमंत सोरेन की स्थिति ये हो चुकी है, और इनके पास जो धीरे धीरे जो सर्वे रिपोर्ट्स ये सब जो आ रहे हैं, इनसे ये कहीं ना कहीं बौखला गए हैं। इस समय जो चतुर नेता होता है, जो सीजन्ड पॉलिटिशियन होता है, वो बैठ करके सोचता है कि हम क्या करें, हम इन समस्याओं का कौन सा काट निकालें और हम किस तरह से इसको सॉर्ट आउट करें। लेकिन दुर्भाग्य है हेमंत सोरेन का कि इनके चारों तरफ जो कोटरी है, जो इनके सलाहकार हैं, न तो वो इस लायक हैं और न वो इस काबिल हैं कि वो किसी चीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि जब से ये केस वगैरह में उलझे हैं, तब से
ये वकील और कचहरी के चक्कर में ही रह गए। शुरू में कोविड आ गया था तो उसके चक्कर में पड़ गए। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि जो ये गैर आदिवासियों को की तुलना बांग्लादेशी से कर रहे हैं, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो यहाँ पे आदिवासी नेता हैं क्या वो झारखंडी हैं, या फिर जो झारखंडी नेता यहाँ पर आदिवासियों के नाम पे वोट लेते हैं, 32 की खतियान की बात करते हैं, क्या वो नेता बड़े बड़े नेता हैं? उनका मैं मुखौटा उतारूंगा कि क्या वो 32 के खतियानी हैं। मिलते हैं अगले अंक में। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना इसका रीच बढ़ाएंगे उतना मेरा उत्साह बढ़ेगा, तो मैं और भी बड़े बड़े खुलासे आने वाले दिनों में करूंगा। आज के अंक का इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका सादर प्रणाम।